हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, अपन चल रही थी बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो फॉरेस्ट्री की जो सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, उसके अंदर अपने पास 4 सीरीज हो गई थी, 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। और अपन आज जो 5वां लेक्चर है, 5वें लेक्चर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अपनी यहाँ पे ये जेट सीयूटी की अपन क्लासें लगाते हैं, क्योंकि ये सुबह का बैच अपना जेट और सीयूटी का और कृषि प्रवेशक का दोनों सुबह बैच चलते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने एक बार अच्छे से साफ कर लेता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, अपन जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो फॉरेस्ट्री क्लासें लगा रहे थे, ठीक है, उसमें से अपन पास 4 लेक्चर कंप्लीट हुए और अपन आज 5वां लेक्चर करवाएंगे। ठीक है, तो अपन जो 4 लेक्चर थे उनमें अपन देखे थे कि एक तो थी जो मतलब पहले लेक्चर के अंदर तो अपन देखे थे कि सिलेबस कितना क्या है, कितने लेक्चर है, किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड लेक्चर के अंदर अपन देखे शब्दावली देखे थे, इतिहास देखे थे। उसके बाद में जैसे अपन आगे गए थे, उसके बाद में उद्देश्य वगैरह देख लिए थे, उसका क्लासिफिकेशन देख लिए थे 3rd कक्षा में। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपन 4थी कक्षा के अंदर आए थे, उसके अंदर अपन देखे थे कि जो रीजनरेशन होता है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट्री रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन होता है, वो उसके अंदर अपन 2 भागों में बांटा गया है रीजनरेशन को। एक तो नेचुरल रीजनरेशन और एक होता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। ठीक है, तो उसमें भी अपन जो रीजनरेशन चल रहा था अपना जो नेचुरल, वो कंप्लीट हो गया था और अपन आज आर्टिफिशियल रीजनरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपना क्लास कौन सी अपनी 5वीं क्लास, ठीक है, क्लास नंबर 5। ठीक है, इधर ले लेते अपन किसकी सब कर रहे हैं अपन प्रिपरेशन, किसकी तैयारी कर रहे हैं, बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, और जो इसका कोड होता है वो कोड बता दूं, इसका जो होता है FORT 112। अब FORT, अब आप बताओगे कि सर इसके अंदर तो अपने जो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर का कोर्स ही चल रहा है, तो इसके अंदर ये 112 कैसे आया। तो मैं बता दूं, ये 112 ऐसा है कि जो अपने हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चलती है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये 112 उसका एक कोड होता है। उसी प्रकार जैसे जो हॉर्टिकल्चर का उसका कोड होता है 111 का मतलब होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट कोर्स। ठीक है, उसी प्रकार फॉरेस्ट्री का एक सेकंड कोर्स है, हॉर्टिकल्चर के अंदर ही सेकंड कोर्स है, तो मतलब होता है इसका बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स। ठीक है, आपको मैं पिछली क्लासों में बता दिया बाकायदे ये कि अना इसका मतलब ये होता है 112 है। ठीक है, और अपन चलते हैं आज रीजनरेशन हो गया था, इसके अंदर भी अपने पास जो नेचुरल रीजनरेशन था वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे आज आर्टिफिशियल की तरफ। ठीक है, अपने इसके टाइप वगैरह भी देख लिए थे। ठीक है, और आज अपना है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। ठीक है, कृत्रिम पुनर्जनन। ठीक है, दूसरा अपना आर्टिफिशियल रीजनरेशन है ना, हाँ, रीजनरेशन अपना पहला था वो था नेचुरल रीजनरेशन, और आज सेकंड है जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन मतलब कृत्रिम पुनर्जनन। ठीक है, अब कृत्रिम पुनर्जनन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो प्राकृतिक तो एक जो प्रकृति द्वारा जो पहले से ही मतलब डिसाइड किया होता है, इसमें अपन कृत्रिम के अंदर क्या करते हैं, मतलब अपन स्वयं मतलब एक शाखा वगैरह इनके द्वारा अपन कलम वगैरह ले लो, मतलब इसके अंदर क्या है कि मतलब अपन भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी पौधे के भाग द्वारा अपन नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, आप साथ साथ क्लासों को नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अपनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर बंदा इस क्लास का फ़ायदा ले सके। क्योंकि ये कॉलेजों वगैरह में बहुत ही कम सब्जेक्ट वगैरह के टीचर अवेलेबल है अभी तक। यहाँ तक जो अब की बार जो राजस्थान जो सरकार ने खोली है कॉलेज 29, उनमें तो ना तो फैकल्टी का अभाव बिल्कुल ही, और यहाँ तक कि उनमें बैठने की तक की व्यवस्था, ना प्रैक्टिकल फील्ड है, लेबोरेटरी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ तक। इसलिए आप इस क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि दोस्तों को भी उन दोस्तों को भी ये क्लासें मिल सके। ठीक,
अपन चलते हैं आगे दोस्तों। मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ, अगर कोई समझाने की क्रिया होगी मैं बोर्ड पे आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। बस आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप साथ साथ कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, ठीक है। इसे बुआई, रोपण या अन्य कृत्रिम तरीके से वन फसल के नवीनीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये प्राप्त हुई फसल या सीधी बोने या वृक्षारोपण करके एक पेड़ की फसल का नवीनीकरण है, ठीक है। इसके बाद में है कृत्रिम पुनर्जनन, रोपण या प्रत्यक्ष बीज बोकर एक नया जंगल की स्थापना करता है। मतलब कृत्रिम पुनर्जनन, रोपण या प्रत्यक्ष बीज बोकर, कृत्रिम या प्रत्यक्ष बीज बोकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। इसके बाद में है इस कृत्रिम पुनर्जनन, रोपण या प्रत्यक्ष, ये हो गया, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा? जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन 3 टाइप, ठीक है। कितने टाइप है इसके? 3 टाइप है। अब 3 टाइप कौन कौन से? एक तो है बीज बोकर, एक रोपण, एक उर्वरक एवं चूना, ठीक है। पहला हो गया अपना बीज बोकर, ठीक है। दूसरा हो गया रोपण, ठीक है, अपन इनका भी अध्ययन करेंगे। तीसरा हो गया अपने उर्वरक एवं चूना, उर्वरक एवं चूना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए। इसके जो प्रकार है 3, वो प्रकार कंप्लीट हुए। इसके बाद अपन जो सीडिंग होती है, वो जो बीज होता है इसको अपन इस प्रकार देखेंगे, इसका वर्णन देखेंगे सीडलिंग का। इधर लिख देता हूँ, अपना है सीडलिंग। सीडलिंग की सीडलिंग में अपन क्या करते हैं? बीज या तो जमीन स्तर पर प्रतिस्थापित या हवाई प्रसारण के द्वारा बोया जाता है। मतलब जो बीज होता है वो जमीन के अंदर या तो प्रसारित किया जाता है या फिर हवा के द्वारा उसको फेंक कर बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रभावित करने वाले कारक बीज बोने को प्रभावित कर सकते हैं और यह अधिक महंगा हो सकता है। मतलब ये प्रभावित कर सकते हैं और ये अधिक महंगा हो सकता है सीडलिंग के अंदर। इसके बाद में प्लांटिंग मतलब रोपण, ठीक है। दूसरा कौन सा है? प्लांटिंग, ठीक है। प्लांटिंग के अंदर दे रखा है अपने को वृक्षारोपण आपको प्रत्येक वृक्षारोपण आपको वृक्ष की प्रजाति और रोपण दूरी को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यही चयनित प्रजाति स्वस्थ है, साइट पर अच्छी तरह से अनुकूलित है और सावधानी पूर्वक लगाई गई है, ठीक है। इसके बाद में तो रोपण फसलों को हो सकता है रोपाई हाथ या मशीन द्वारा की जा सकती है। रोपण में निवेश के कारण भूमिगत को वनों नियंत्रित करने और पौधों को लगाए जाने से वाले ब्राउजिंग को रोकने के लिए फास्टर के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। ये हुआ आर्टिफिशियल जो सेकंड था प्लांटिंग हो गया। इसके बाद में फर्टिलाइजर एंड लिमिंग, ठीक है। तीसरा कौन सा? सॉरी, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के अंदर देखते हैं अपन, सभी पौधे की तरह पेड़ अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु मिट्टी से पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मतलब जो सभी पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर अपनी आवश्यकता की पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मृदाएं पोषक तत्वों में स्वाभाविक रूप से खराब होती है, जबकि अन्य पोषक तत्व खनन के कारण या पिछली भूमि उपयोग के कारण कम हो जाते हैं। यद्यपि आय, उर्वरक या चूने के माध्यम से पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कृत्रिम तरीके से पुनर्जनन, वनों की अंधाधुंध कटाई न केवल जंगलों को प्रभावित करती है, मतलब जो कृत्रिम तरीके हैं वो पुनर्जनन के, जो कृत्रिम तरीके देखते हैं पुनर्जनन के, कृत्रिम तरीके रीजनरेशन के, ठीक है। अपन इसके जो देखते हैं अगला टॉपिक था अपना कृत्रिम तरीके, मतलब जो कृत्रिम तरीके होते हैं वो पुनर्जनन देखते हैं अपन। कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल से अपन किस तरह से अपन जो पौधे का जो निर्माण करते हैं, पुनर्जनन करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई न केवल जंगलों को प्रभावित करती है बल्कि वन्य जीव, मतलब जो अपन जो जंगलों की कटाई वगैरह करते हैं वो ना कि एक जंगलों को भी प्रभावित ना करके वह एक वन्य जीवों को भी प्रभावित करती है।
वन्य जीवों को भी प्रभावित करती है। वन्य जीवों को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद में है, बल्कि ये हो गया, वनों की कटाई इस समय चेतावनी स्तर पर है। कृत्रिम पुनर्जनन के लिए कुछ प्रारंभिक विचार है जो तत्काल आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कृत्रिम पुनर्जनन में बुनियादी कदम। जो कृत्रिम पुनर्जनन है उसके अंदर बुनियादी कदम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है। अपन कृत्रिम पुनर्जनन की बुनियादी देखते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंदर ही चल रहा है ये जो कृत्रिम पुनर्जनन की बुनियादी, ठीक है, कि क्या किस प्रकार इसकी बुनियादी है। अपन देखते हैं बुनियादी कदम। बुनियादी कदम देखते हैं अपन। प्रजातियों की पसंद, पहला तो अपने इसके अंदर है प्रजातियों की पसंद। पहला पॉइंट है प्रजातियों की पसंद, ठीक है। इसके बाद में है, इसी के अंदर है कृत्रिम पुनर्जनन में प्रजातियों की पसंद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेड़ की प्रजातियों को चुनने से पहले पेड़ों के बढ़ने के उद्देश्य को निर्देशित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कोई समझाने क्रिया नहीं, थ्योरी है, तो आपको जैसे जैसे मैं बोल बोल के करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा है इसके अंदर ए हो गया, इसका ब है जलवायु और सूक्ष्म जलवायु। प्रजातियां का चुनाव प्रचलित जलवायु और सूक्ष्म जलवायु परिस्थिति का निर्भर करता है। मतलब जो प्रजातियों का अपन चुनाव करते हैं वो एक जलवायु की परिस्थिति के आधार पर करते हैं कि किस प्रकार की जलवायु, क्लाइमेट वगैरह उसको सूटेबल होता है या नहीं होता है। मतलब जलवायु के अनुसार अपन निर्धारित करते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार। मिट्टी की आवश्यकता, अपन मिट्टी की आवश्यकता किस प्रकार लेते हैं। मतलब मान लो कि गिल्ली मिट्टी है, सेलिक्स प्रजाति पाउलस प्रजाति पर, मतलब जो गिल्ली मिट्टी होती है वो एक ऐसी प्रजाति हो तो पाउलस प्रजाति पर मतलब अच्छी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो जल भराव होती है, जहाँ पर जल भराव होता है वहाँ पर कौन सी चाहिए मिट्टी की, मिट्टी यूकेलिप्टस, रोबस्टा, सेलिंगला इत्यादि, ये क्या है कि जल भराव वाले स्थान पर आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद में है ब्लू मिट्टी। ब्लू मिट्टी के अंदर कौन कौन सी होती है प्रजातियाँ, एक तो होती है अल्विजिया प्रोसेरा, एक होती है एकेशिया निलोटिका, ठीक है। ये हुआ अपना कंप्लीट। इसके बाद में है आगे डी है विकास दर। विकास दर तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की प्रजाति एकेशिया निलोटिका, बबुल, ल्यूसिना, ल्यूकोसिफेला, सुबुबुल, ठीक है। ये किसके अंदर है, विकास दर के अंदर। इसके बाद में ई पॉइंट अपने पास विदेशी प्रजातियों की उपलब्धता। सरलता में इसका अर्थ है कि प्रजातियां उस क्षेत्र की मूल निवासी नहीं है। यूकेलिप्टस प्रजाति ल्यूसेना ल्यूप्लोसिका दर पर। वसूली का आधार एवं प्रबंधन, ठीक है, कृत्रिम उत्थान प्रबंधन के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। साइट की परिस्थितियाँ, साइट एक क्षेत्र के भौतिक और जैविक कारकों का परिसर है जो यह तय करता है कि अन्य वनस्पतियों का जंगल कैसा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी एक समुदाय का धीरे धीरे प्रतिस्थापन है जो एक चरमोत्कर्ष की ओर दूसरी वनस्पति का विकास है। इसके बाद में अपन लागत देखते हैं। आई पॉइंट है लागत। ये प्रजातियों की पसंद को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण, मतलब एक प्रजातियों को पसंद करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, लागत। इसके बाद में है दूसरा, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में दूसरा विधि का चयन, मतलब किस प्रकार के अपन विधि को चयन करना चाहिए। कृत्रिम उत्पादन की सफलता काफ़ी हद तक बोने या उगाने की विधि की पसंद पर निर्भर करती है। कृत्रिम उत्पादन के मुख्यतः दो तरीके होते हैं, अर्थात सीधी बुआई, एक रोपण। मतलब जो बुआई के होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक तो सीधी बुआई होती है, ठीक है, कौन सी होती है, एक तो सीधी बुआई हो गई, सीधी बुआई, एक कौन सी ही, रोपण, ठीक है। ये दो विधियां हैं अपने को जंगल जो वृक्ष लगाने की, दो विधियां कौन सी, एक तो सीधी बुआई और एक रोपण विधि, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे बुआई। अब इसके अंदर पहली देखते हैं बुआई के अंदर। सरल शब्दों में बुआई का विशेष स्थान पर बीज बिखरने या बोने की प्रक्रिया है। मतलब जो सही शब्दों में अगर इसका अर्थ देखें तो अपन इसको जमीन के अंदर फेंक कर या बिखेर कर बोने की प्रक्रिया एक बीज, मतलब जो बोने की क्रिया, बुआई की क्रिया है। इसके बाद में एडवांटेज ऑफ सॉइंग, बुआई के अपन जो लाभ है वो देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं। ये सबसे सस्ता तरीका है और लागत कम है। बुआई प्रत्यक्ष विधि है और कोई अन्य जटिलता नहीं है। सरल विधि होने से बुआई कम बेसिल हो जाती है, इसमें कम समय लगता है और इस तरह काम जल्दी
ही पूरा हो जाता है। इसके बाद में रोपण देखते हैं अपन, दूसरा है कौन सा, रोपण। रोपण के अंदर देखते हैं रोपण में क्या दे रखा है। रोपण कृत्रिम पुनर्जनन का एक अन्य तरीका है। हालांकि रोपण को नर्सरी स्टॉक को रोपण साइट पर हस्ताक्षरण के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग के विपरीत है। एडवांटेज ऑफ प्लांटिंग, अब एडवांटेज ऑफ प्लांटिंग के देखते हैं अपन, जो रोपण है उसका क्या लाभ है। अधिक सरलता, कम बीज की ज़रूरत, कोई नुकसान नहीं, सस्ता खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद में जो डिसएडवांटेज ऑफ प्लांटिंग, मतलब इसके हानि क्या क्या है रोपण की, वो देखते हैं अपन। नर्सरी की एक तो आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में जड़ निकलने में गड़बड़ी हो जाती है, मतलब जो जड़ निकलती है उस समय जड़ को गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद में एक तो अधिक समय लगता है इसके अंदर। इसके बाद में कुशल श्रमिक की आवश्यकता, इसके अंदर क्या है कि एक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में एक होती है उन्नत लागत होती है, मतलब इसके अंदर जो काम करने वाले जो मनुष्य होते हैं या मजदूर वगैरह होते हैं उनकी बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं साइड चेन। तीसरा कौन सा है, साइड चेन। साइड चेन के अंदर अपन चलते, साइड चेन के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं वो देखते हैं एक बार। साइड चेन के अंदर है कृत्रिम पुनर्जनन में साइट का चयन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जो कृत्रिम पुनर्जनन होता है, मतलब आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है, उसके अंदर भी एक जो साइट चेन है वो विधि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कोई कारक है जो साइट तैयारी को प्रभावित, मतलब ऐसे कोई कारक है जो साइट विधि है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद में भू आच्छादन, कौन सा है, भू आच्छादन के अंदर देखते हैं। भू आच्छादन के अंदर क्या करते हैं अपन, भू आच्छादन, ठीक है। भू आच्छादन में अपन देखते हैं भौतिक कारक है पहला, स्थलाकृति, स्पोरोलाइजर, मिट्टी का प्रकार, शरण, खतरे, मतलब उपचार क्षेत्र का आकार, ठीक है, ये होना जरूरी होता है। इसके बाद में अपन तैयारी की आवश्यकता होती है, मतलब किस प्रकार के अपने को तैयारी करनी चाहिए वृक्षों को रोपने के लिए, ठीक है, वो देखते हैं अपन। वांछनीय प्रजातियों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण बनना चाहिए, मतलब जो अपन जिस प्रकार की अगर प्रजाति लगाएंगे, ठीक है, उसके अनुकूल ही अपने को जो वातावरण चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, उसी के अनुसार सूटेबल होना वातावरण चाहिए। उसी प्रकार मतलब जो वातावरण को जो जहाँ का क्लाइमेट अगर अच्छा हो उसी के अनुसार, मतलब जैसा क्लाइमेट हो वैसे अपने को वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है डी, मानव शक्ति एवं यंत्र। साइट चेन और तैयारी के तरीके को अच्छे ढंग से करने के लिए कुशल श्रमिक और उपयोगी उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो बाहरी बाधाएं होती हैं, मतलब जो वृक्ष वगैरह कटाई, मतलब जो वृक्ष की जो रेख वगैरह, या फिर उनको जो जहाँ से शुरू से अपन जो बुआई वगैरह से लेकर जहाँ तक उत्पादन होती है, उसके बाद में जो बाहर की बाधाएं आती है वो किस प्रकार की बाधाएं अपन देखते हैं। कानूनी जिम्मेदारियां, धुआं प्रबंधन, दिशा निर्देश, संवेदन क्षेत्रों के निकटता, जमीन मौलिकता का रवैया, ठीक है। इसके बाद में स्थानीय व्यवस्था, मतलब जो स्थानीय मतलब आसपास की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की अपने को व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए, ठीक है। इसे रोपण दूरी भी कहा जाता है। वृक्षों की अच्छी बढ़वार के लिए उनके पूर्ण आकार के अनुसार एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, ठीक है। जो अपने पास जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद में है अपन देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया अपना जो आर्टिफिशियल है, ठीक है। एक बार इसके अंदर मैं इंक डाल लेता हूं, जब तक एक बार इसको देखिए आप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो देखभाल है, जो इसकी वृक्षारोपण की अपन जो वृक्ष जो फॉरेस्ट्री के अंदर देखभाल किस प्रकार करते हैं, टेडिंग देखते हैं। टेंडिंग देखते हैं कि अपन जो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि 18-20 मिनट की होगी वीडियो, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अपन जो टेंडिंग है वो अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देवे, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद क्लासें रहने वाली है। और जो आपके जो मान लो छोटे भाई वगैरह हैं उनके लिए भी अपन जो एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको जेट CUT कृषि प्रवेशक की बहुत ही शानदार तरीके से एक तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो आज ही जुड़िए एरा इंस्टीट्यूट से, ठीक है दोस्तों। तो आज क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। जब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।